अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भविष्यवाणी ये करना चाह रहा हूँ कि ट्रंप का जो सबसे छोटा बेटा है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट बनेगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। 18 साल का है, लेकिन इस वक्त पूरा अमेरिकन मीडिया इसको लेके कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है। और वाकई इसके अंदर एक बात है, इसकी पर्सनालिटी 18 साल के लड़के की ऐसी है कि बड़े बड़ों को नीचा दिखा रहा है। इसने ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया था। और उसने जो आपको पता है, सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा मीडियम है इस वक्त, मीडिया से बड़ा सोशल मीडिया मीडियम है। और उसने ट्रंप के लिए कुछ ऐसे पॉडकास्ट और वो किए थे कि जिससे ट्रंप की पॉजिटिविटी सामने आई थी। और नज़र ये आ रहा है कि ये अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाएगा। ये ट्रंप की जो करंट बीवी हैं मेलानी, उसका बेटा है। और बाकी जो इसके 2 बेटे और 1 बेटी जो है इवांका ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और दूसरे, तो ये सब उसकी पिछली बीवियों से हैं। अजीज दोस्तों, ट्रंप जीत के तो आ गए हैं, लेकिन ट्रंप की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, बड़ा डर लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि ट्रंप बहुत ही ज़्यादा नेशनलिस्ट अमेरिकन है, और ये जितने काम करेगा वो अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाएगा। और वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिश होकर सिर्फ अमेरिका का सोच रहा है। और जिस हिसाब से इसने चीज़ें की हैं, इसमें ज़ाहिर है कुछ इंटरनेशनल हवाले से देखा जाए तो कुछ हमें पसंद भी हैं। जैसे कि इंग्लैंड में वो कह रहा है कि केयर स्टारमर की गवर्नमेंट ख़त्म करो। जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ा हुआ था, जस्टिन ट्रूडो फारिग हुआ तो अब ये केयर स्टारमर के, ये चीज़ें तो हमें अच्छी लग रही हैं क्योंकि ये तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन जिस हिसाब से वो बाकी चीज़ें कर रहा है, जैसे अभी डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और बहुत ही एग्रेसिवली इससे बात की। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। उसने कहा हम तो लेंगे भाई, कुछ भी कर लो। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हिस्टोरिकली अमेरिका के जो अपोजिट पावर्स हैं ना, जैसे कि चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इस तरह की पावर्स के खिलाफ तो स्टेप्स लेते रहे। ये अमेरिका का ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस वक्त ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो कि अपने अलाइज के साथ है। जैसे डेनमार्क मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका के अलाय का है, लेकिन इसी तरह कनाडा के वो पीछे पड़ा था। लेकिन वो मजाक मजाक में इसने इतनी बड़ी बातें कर दी। लेकिन नॉर्मली किसी कंट्री की सॉवरेंटी के खिलाफ आप इस तरह की बातें नहीं करते। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज कर दिया इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। चले, इस हद तक हम भी एग्री करते हैं कि वो जो समंदर का एरिया है ना, जिसको कि गल्फ ऑफ मेक्सिको कहा जाता था, उसको आप गल्फ ऑफ अमेरिका भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा लैंड अमेरिका की ही लगती है, फ्लोरिडा और न्यू ऑर्लिन्स और ये सारे, तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं। एक अच्छा काम जो मेरी नज़र में हुआ वो ये है कि WHO से ट्रंप ने अमेरिका को बाहर कर दिया है। WHO की आधी से ज़्यादा जो फंडिंग होती थी वो अमेरिका से होती थी, और इस फंडिंग के बगैर WHO के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ WHO एक बोझ था। देखिए, मैं यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ 30-31 साल। मैं ये नहीं कि यूनाइटेड नेशंस का एम्प्लॉई था या कुछ, लेकिन मैं NGO सेक्टर्स के हवाले से मैंने बड़े करीब से देखा है। यूनाइटेड नेशंस दुनिया का सबसे करप्ट सेंटर है, और उसमें पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्क जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो मिल के खाते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में एम्प्लॉयमेंट जितनी भी है वो कंट्रीज़ की होती है, कि कंट्रीज़ की पॉपुलेशन या उनकी साइज़ के हिसाब से उनको हिस्सा दिया जाता है, कि इतने लोग आपके होंगे, इतने लोग आपके। आम आदमी का वहाँ पे वो होता नहीं है, और सब करप्ट सिस्टम है, चाहे वो WHO है, चाहे कुछ भी है। अब जैसे एक मिसाल है कि UN के जो ह्यूमन राइट्स का है, उसमें रिपोर्टर होते हैं, एक कमेटी होती है रिलीजियस अफेयर्स की कमेटी, माइनॉरिटी अफेयर्स की कमेटी,
एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की कमेटी, उन सब के ऊपर एक रिपोर्टर होता है। उस रिपोर्टर को जिनीवा में एक ऑफिस दिया जाता है, 2 सेक्रेटरी दिए जाते हैं, उसको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, उसको TADA दिया जाता है, और जहाँ चाहे, ज़ाहिर 200 मुल्क है ना। अब एक मिसाल है, माइनॉरिटी अफेयर्स की कमेटी का मेंबर है, वो रिपोर्टर है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ इजिप्ट चेक करने के लिए, वो उसके सेक्रेटरी को टिकट देंगे बिजनेस क्लास की, वो वहाँ जाएगा, 5 स्टार होटल में रहेगा, वहाँ इजिप्ट की सरकार से मिलेगा, कुछ NGO से मिलेगा, सब कुछ करके रिपोर्ट बना के देगा। ज़ाहिर है जिस मुल्क जा रहा है उस मुल्क की सरकार तो यही कोशिश करेगी ना कि भाई हमारे खिलाफ रिपोर्ट ना बने। तो अंडर द टेबल क्या कुछ होता है, ऐसे सारी कमेटी, सारा सिस्टम करप्ट है, क्योंकि चलाने वाले तो ऊपर करप्ट लोग ही हैं ना। इसी तरह UNRWA से ये बाहर हो गया। UNRWA की फंडिंग भी अमेरिका ने रोक दी। UNRWA की भी सबसे ज़्यादा फंडिंग वो करता था ट्रम्प, मतलब सॉरी अमेरिका। लेकिन अभी जो हमास ने जो होस्टेजेस बनाए थे उसमें UNRWA गज़ा के अंदर जो है जो डेवलपमेंट वर्क देखती थी, वो उसके बड़े किरदार, नेगेटिव किरदार नज़र आया है कि UNRWA के लोगों ने जो टेररिस्ट थे गज़ा के, कई UNRWA के एम्प्लॉय हमास के टेररिस्ट थे, कई एम्प्लॉइज़। और जो अब सीज फायर के नतीजे में जो होस्टेजेस रिलीज़ हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर हमास ने रखा था। तो फिर यूनाइटेड नेशंस कैसे इंडिपेंडेंट हो गई? तो अजीज दोस्तों, ये है कि ये यहाँ तक तो समझ में आता है। अब ट्रंप ने कल एक एग्रेसिव बयान दिया है कि गज़ा को खाली कर दो, और गज़ा में जितने फ़लस्तीनी हैं उसको इजिप्ट और जॉर्डन भेज दो। ट्रंप मशवरा नहीं दे रहा, ट्रंप आइडिया नहीं दे रहा, ट्रंप ऑर्डर कर रहा है। उसने पूरी दुनिया की जो US एड की जो एड होती है ना, जो मदद होती है, पूरी दुनिया में अमेरिका की मदद के नाम पे पॉलिटिक्स होती थी, बंद कर दी सारी एड। बांग्लादेश की, जैसे इसने ऐलान किया, बांग्लादेश के US एड मिशन जो है उसने बांग्लादेश की सरकार को कहा कि सारा हमारा काम हम बंद कर रहे हैं। यूनुस भाई की नींदें उड़ गई हैं। तो ट्रंप है ना, वो उसने जो मदद बंद की है उसमें सिर्फ 2 कंट्रीज़ की मदद बंद नहीं की, इजिप्ट और इज़राइल। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े अलाई जो हैं वो इज़राइल और इजिप्ट हैं। इजिप्ट बिल्कुल अमेरिका के जूते के नीचे चलता है, जो भी अमेरिका कहता है इजिप्ट चुपचाप मानता है। इजिप्ट से बड़ा अमेरिका का एजेंट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब ट्रंप ने ये कह दिया कि गज़ा के लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट में ट्रांसफ़र करो, उससे पूरी अरब दुनिया में खलबली मच गई है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि गज़ा खाली करके इज़राइल को देना है। तो वो जो 2 नेशन थ्योरी की, जो 2 स्टेट की जो थ्योरी होती थी, और जिसको दुनिया भर में और अमेरिका भी उसको एक्सेप्ट करता था कि फ़लस्तीन और इज़राइल 2 स्टेट होने चाहिए। ऑल दो कि आई एम ऑल्सो अगेंस्ट इट, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला ये है कि ये लोग टेररिज्म से बाज आते नहीं। या तो वो एक्सेप्ट करें, लेकिन कभी इज़राइल को एज ए स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता। फ़लस्तीनियों को, बच्चों को पहला सबक ये पढ़ाया जाता है कि आपने सारे यहूदियों को मारना है, आपने इज़राइल को ख़त्म करना है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप इसको कह रहा है, इससे मामला बहुत ख़राब होंगे। इस तरह ट्रंप के और जो चीज़ें हैं, अब जैसे पनामा कैनाल है, पनामा कैनाल बनाई अमेरिका ने थी ताकि पैसिफिक से अटलांटिक का रास्ता शॉर्ट हो जाए। लेकिन अब पनामा कैनाल चाइना के हवाले हो गई है, जो कि ज़ाहिर है गलत है। लेकिन उस अमेरिका की डीप स्टेट सो रही थी इतने सालों से, जब चाइना पूरी दुनिया में जब सब चीज़ें टेक ओवर कर रही थी। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चाइना पनामा कैनाल बना रहा है, तो हमने चाइना को थोड़ी दी थी, हमने तो पनामा कंट्री को दी थी ये कैनाल, और अब हम वापस ले रहे हैं।
क्योंकि पनामा ने कंट्री ने वो कैनाल चाइना के हवाले कर दी। दूसरी तरफ वो चाइना से दोस्ती की भी बात कर रहा है। इस तरह इसने कहा है कि मैं दुनिया की हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बनाऊंगा। हम सिर्फ जंगें जीतने के लिए नहीं बल्कि हम जंगें ख़त्म करने के लिए भी और कभी किसी जंग में इन्वॉल्व ना होने के लिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री चाहिए। ये डराने वाली बातें हैं। एक अच्छा काम ट्रंप ने किया कि दुनिया में सिर्फ 2 जेंडर हैं, मेल फीमेल, तीसरी जेंडर को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है क्योंकि सोशली तबाह किया जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़, और उनके इशारे पे गरीब मुल्कों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया में ज़बरदस्ती ये जेंडर इशू और गे लेस्बियन इशू और ये सब इम्पोज किया जा रहा था। ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा कि हम, इसके अलावा इसने कहा है कि हम साउदर्न बॉर्डर पे फौज भेज रहे हैं और जो हमारे मुल्क में इन्वेजन हो रहा है जो माइग्रेंट्स का, उसको हमारी फ़ौज रोकेगी। और अजीज़ दोस्तों, इसने जो कहा था इलेक्शन से पहले वो सब चीज़ें इमीडिएटली पूरी कर रहा है। अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने पहले 100 दिन में इतने काम नहीं किए जितने इसने पहले 100 घंटों में कर दिए। डिपोर्टेशन शुरू हो चुका है, मिलिट्री प्लेन्स में भर भर के भेजा जा रहा है और दुनिया में कोई नहीं बोल रहा। अजीज दोस्तों, भारत जैसे कंट्री को इससे सबक सीखना चाहिए कि ये वक्त है आप भी एग्रेसिवली पकड़ें इलीगल माइग्रेंट्स को, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, चाहे वो म्यांमार से हैं, चाहे वो कहीं से भी, एग्रेसिवली पकड़ें और वापस भेजें। नहीं चाहिए, इस वक्त आपको कोई बोल नहीं सकेगा। भारत में तो वैसे ही अंदरूनी दुश्मन ज्यादा हैं, तो अंदर से ही अरफा खानम और राना आयू और भाड़ में जाए यार। आपको मैंडेट मिला है मोदी जी, और मोदी जी को मैंडेट जनता ने इसलिए दिया है कि वो इस किस्म के एग्रेसिव फैसले करें जो कि भारत के लिए पॉजिटिव हैं। अब एक मिसाल है कि अदानी जी के खिलाफ बात आई, कभी अंबानी जी के खिलाफ आती है। कॉरपोरेट सेक्टर है ना, भारत में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सब कुछ है ना। लेकिन आपके अपने पॉलिटिशियन अदानी जी के खिलाफ शुरू हो गए, आपके अपने लिखारी पत्रकार सारे शुरू हो गए। अमेरिका में ट्रंप साहब ने कहा कि ये क्या बकवास लगा के रखी है, हमारी गूगल, मेटा, एप्पल के खिलाफ ये जो यूरोपियन गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। डिफेंस, अपनी कॉरपोरेट सेक्टर के डिफेंस में आया है, तो भारत की सरकार को भी घबराना नहीं चाहिए कि ऑपोजिशन ये कह रही है। वो बिल्कुल अदानी जी को सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? सरकार को करना चाहिए। तो यह है कि दूसरा, ट्रंप ने इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसके हवाले से पॉलिसी बनाई कि नेशनल इमरजेंसी हम डिक्लेयर कर रहे हैं। फजूल खर्चे बहुत हो रहे थे, फजूल खर्चे ख़त्म कर रहे हैं हम। इसके अलावा एनर्जी का मसला था कि एनर्जी के लिए तो अमेरिका में पेट्रोल की ड्रिलिंग के ऊपर पाबंदी रखी गई थी। उसने कहा हम ड्रिल करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल हमारे पास है, सबसे ज़्यादा गैस हमारे पास है, हम वो सब निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। क्लाइमेट चेंज इज़ ए ढकोसला, इज़ ए ब्लंडर, इज़ ए बुलशिट। हम इसको नहीं मानते। और वो क्लाइमेट चेंज के उसमें क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर आ गया, जिसपे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की इस वक्त सबसे कम बख्ती आई हुई है। उसने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता वो रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे है। और भाई साहब, तुम जो जितनी रॉन्ग साइड पे हो ना, और कोई रॉन्ग साइड पे नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, इजराइल के खिलाफ सारी पाबंदियां जो थी वो सब ख़त्म कर दी। उसने कहा इजराइल को हथियार नहीं दिए जा रहे, ये कोई तरीका है? हम बिल्कुल इजराइल को हथियार देंगे, और शुरू भी हो गया। मतलब देखें, ये होता है, अब गलत सही ठीक है, जाहिर है ये जो भी कर रहा है अमेरिका के फ़ायदे के लिए कर रहा है। लेकिन यह है कि बहरहाल एक बोल्ड प्रेसिडेंट है जो कि तेज़ी से काम कर रहा है, और धड़ाधड़ उसने फैसले किए हैं, जिसका मतलब
अमेरिका को कम से कम बहुत फ़ायदा होगा, अमेरिका को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा, लेकिन दुश्मन भी बहुत सारे पैदा होंगे। फिर ये जो डिपोर्टेशन और माइग्रेशन के हवाले से और चीज़ें हैं, उसमें अंदरूनी तौर पे भी इसको बहुत ज़्यादा मसले होंगे। तो लेट्स सी कि ये अमेरिका के लिए कितना पॉजिटिव होता है ट्रम्प का पीरियड और कितना नेगेटिव होता है। एंड पे अजीज़ दोस्तों, मैं ट्रम्प के छोटे छोटे 3-4 क्लिप्स आपके सामने रख रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है, और ये है कि थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting. My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Over the past 4 years, our government racked up $8 trillion in wasteful deficit spending and inflicted nation-wrecking energy restrictions, crippling regulations, and hidden taxes like never before. The result is the worst inflation crisis in modern history and sky-high interest rates for our citizens and even throughout the world. Food prices and the price of almost every other thing known to mankind went through the roof. President Biden totally lost control of what was going on in our country, but in particular with our high inflation economy and at our border. Because of these ruinous policies, total government spending this year is $1.5 trillion higher than was projected to occur when I left office just 4 years ago. Likewise, the cost of servicing the debt is more than 230% higher than was projected in 2020. The inflation rate we are inheriting remains 50% higher than the historic target. It was the highest inflation probably in the history of our country. That's why from the moment I took office, I've taken rapid action to reverse each and every one of these radical left policies that created this calamity, in particular with immigration, crime, and inflation. On day one, I signed an executive order directing every member of my cabinet to marshal all powers at their disposal to defeat inflation and reduce the cost of daily life. I imposed a federal hiring freeze, a federal regulation freeze, a foreign aid freeze, and I created the new Department of Government Efficiency. I terminated the ridiculous and incredibly wasteful Green New Deal. I call it the Green New Scam. Withdrew from the one-sided Paris Climate Accord and ended the insane and costly electric vehicle mandate. We're going to let people buy the car they want to buy. I declared a national energy emergency, and that's so important, national energy emergency to unlock the liquid gold under our feet and pave the way for rapid approvals of new energy infrastructure. The United States has the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we're going to use it. Not only will this reduce the cost of virtually all goods and services, it'll make the United States a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. My administration has also begun the largest deregulation campaign in history, far exceeding even the record-setting efforts of my last term. In total, the Biden administration imposed $50,000 in additional regulatory costs on the average American household over the last 4 years. I have promised to eliminate 10 old regulations for every new regulation, which will soon put many thousands of dollars back in the pockets of American families. To further unleash our economy, our majorities in the House and Senate, which we also took along with the presidency, are going to pass the largest tax cut in American history, including massive tax cuts for workers and family, and big tax cuts for domestic producers and manufacturers. And we're working with the Democrats on getting an extension of the original Trump tax cuts, as you probably know, by just reading any paper. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation.